क्या अंतरिक्ष के खाली दिखने वाले हिस्से सच में खाली है या वहां पर कुछ ऐसा छिपा है जिसे हम अभी भी नहीं समझ पाए हैं। सोचिए, पृथ्वी से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर जहां हवा नहीं है, हवा का दबाव नहीं है और साउंड ट्रैवल करने का कोई तरीका नहीं है, वहां एक अकेला इंसान अपने कैप्सूल के अंदर तैर रहा है। उसके चारों तरफ सिर्फ काला वैक्यूम है। इसी खामोशी के बीच अचानक एक आवाज आती है, एक छोटी लेकिन साफ दस्तक, टक, जैसे कोई स्पेसक्राफ्ट की दीवार पर खड़ा नॉक कर रहा हो। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वही आवाज दोबारा लौटती है, इस बार टक टक, और ये आवाज पहले से ज्यादा तेज और डरावनी थी, मानो कोई अंदर आने के लिए काफी जल्दबाजी में हो, वो भी अंतरिक्ष के बीचों बीच, हजारों किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर लगाते एक स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल के बाहर से। सबसे डरावनी बात ये थी कि स्पेसक्राफ्ट के बाहर कुछ नहीं दिख रहा था, ना कोई एस्ट्रॉइड था, ना कोई फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, ना कोई मेटल स्ट्रक्चर और ना ही कोई ऐसी चीज जिसे साइंस लाइफ कह सके या जिसे हम अच्छे से देख सके, पर नॉक क्लियरली सुनाई दे रही थी। तो इतिहास में सच में एक ऐसी घटना रिकॉर्ड की गई है जहां जब एक चाइनीज एस्ट्रोनॉट यांग लिवेई को जब साल 2003 में अंतरिक्ष में लगभग 20 घंटे बिताने के लिए भेजा गया था, तब अंतरिक्ष के खालीपन में पृथ्वी का चक्कर लगाते वक्त उन्होंने स्पेसक्राफ्ट के बाहर ऐसी कई डरावनी शक्तियों को महसूस किया जो बार बार उनके स्पेस कैप्सूल पर लगातार 20 घंटे तक नॉक करके उनसे अंदर आने को कहती रही। लेकिन आखिर ये नॉक किसके द्वारा किया जा रहा था और ये यांग लिवेई को क्यों सुनाई दे रहा था? क्या वो कोई इनविजिबल एलियंस थे या फिर जैसा कई रिपोर्ट्स में कहा जाता है कोई घोस्टली प्रेजेंस? पहले आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, जब किसी इंसान की मौत होती है तो उसकी आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा सच में इंसान के शरीर से निकलकर आसमान में जाती है? और अगर जाती है तो वो इस अंधेरे से भरे अंतरिक्ष में जाती कहाँ है? क्या कोई छिपी हुई डायमेंशन है जहाँ ये सभी भूत प्रेत और आत्माएं अंतरिक्ष में छिपे होते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भाई, कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो, पर यकीन मानिए, मैं अभी जिस सच्ची घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूं उसको देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि अंतरिक्ष की इस खामोशी में कोई तो भूतिया परछाई है जो हमेशा हम इंसानों पर नजर रखती है। पर आखिर कैसे? इसे समझने के लिए हमें स्टोरी को शुरू से स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। तो कहानी शुरू होती है 15 अक्टूबर 2003 चाइना से, जहां शेंजो 5 मिशन के तहत एक स्पेसक्राफ्ट चाइना के पहले इंसान को अंतरिक्ष की सैर कराने के लिए तैयार है, जिसके लिए चुना गया है चाइनीज स्पेस एजेंसी के एक हुनरमंद एस्ट्रोनॉट यांग लिवेई को। मिशन बहुत ही सिंपल है। यांग लिवेई को स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष तक पहुंचना है और एक स्पेशल कैप्सूल में अर्थ के चक्कर लगाते हुए करीब 20 घंटे बिताकर वापस अर्थ पर आना है, जहां बाद में ये देखा जाता कि इस दौरान यांग लिवेई की बॉडी में अंतरिक्ष में रहने के दौरान क्या चेंजेस आए हैं। पूरा चाइना इस मिशन के लिए एक्साइटेड और प्राउड था, बट किसी को अंदाजा नहीं था कि यांग लिवेई का यह मिशन उनके जीवन का सबसे डरावना सपना बनने वाला है। तो फाइनली मिशन लॉन्च हुआ। यांग लिवेई रॉकेट के साथ ऊपर आसमान को चीरते हुए अपनी तय पोजीशन में अंतरिक्ष तक पहुंचे और उनके स्पेस कैप्सूल ने अर्थ को ऑर्बिट करना शुरू कर दिया। सब कुछ अब तक नॉर्मल था। काला अंधेरा पूरा अंतरिक्ष अपने अंदर समेटे हुए है। इस खालीपन में ना हवा है, ना कोई हलचल और ना ही कोई आवाज। यांग लिवेई कैप्सूल में बनी विंडो से दूर नीला सा छोटा ग्रह देख रहे हैं, जिस पर उनकी और उनके अपनों की पूरी इंसानियत के साथ पूरी जिंदगी बसी है, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। यांग कैप्सूल के अंदर सीट से बंधा हुआ शांत बैठा है। उसके सामने स्क्रीन्स चल रही हैं जिन पर ऑर्बिटल डेटा, कैबिन टेम्परेचर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम की रीडिंग्स दिखाई दे रही है। माइक्रोग्रेविटी के कारण उसका शरीर सीट बेल्ट के सहारे स्थिर है, लेकिन इस अंतरिक्ष के एनवायरनमेंट में रहते हुए उसके अंदर एक अलग अनुभव चल रहा है। एक ऐसा अनुभव जिसे पृथ्वी पर किसी दूसरे एस्ट्रोनॉट के अलावा कोई महसूस नहीं कर सकता। एक ऐसी एक्साइटमेंट और शांति जिसके सपने वो सालों से देख रहा था। एक ऐसी शांति जो हमें महसूस कराती है कि अकेले रहना कितना डरावना होता है। पर शायद यहाँ यांग लिवेई गलत थे, क्योंकि अब जो उनके साथ होने वाला था उसके बाद वो अकेले और शांत महसूस करने के बजाय किसी डरावनी शक्ति के द्वारा देखे जाना और बेचैन महसूस करने वाले थे। तो अभी कैप्सूल में सिर्फ 2 आवाजें मौजूद है, यांग लिवेई के स्टडी ब्रीदिंग की और इलेक्ट्रॉनिक्स की हल्की हमिंग की। लेकिन तभी इसी साइलेंस में कुछ रहस्यमय होता है।
जिसे आज तक इतिहास में साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अंतरिक्ष में घूमते इस स्पेस कैप्सूल में कुछ अजीब डरावनी आवाजें गूंजने लगती है, जिसे जब यांग लीवेई सुनते हैं तो उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये आवाजें क्यों और कौन कर रहा है, क्योंकि इस स्पेस कैप्सूल में तो यांग लीवेई बिल्कुल अकेले थे। अब इससे पहले कि यांग इस मिस्टीरियस आवाज को सही से समझ पाते, तभी उन्हें स्पेस कैप्सूल के बाहर से एक तेज नॉक की आवाज आई। यांग तुरंत चौंक जाते हैं। उसकी आंखें सीधी उस डायरेक्शन की ओर मुड़ जाती है जहां से साउंड महसूस हुआ था। उसकी सांस थोड़ी तेज हो जाती है। वो इंस्ट्रूमेंट्स चेक करने लगता है। ऑक्सीजन स्टेबल, केबिन प्रेशर नॉर्मल, कोई भी अलार्म नहीं। लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल उठता है, स्पेस में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, तो फिर ये नॉक कैसे आया और किसने किया, वो भी बाहर अंतरिक्ष से। सोच के देखो, ये चीज जो भी हमें सुनते हुए भी इतना डरा रही है, यांग पर तो उस दिन ये सब बीत रहा था। नॉक की साउंड आने के बाद जब यांग काफी डर गए तो उन्होंने एकदम अलर्ट मोड अपना लिया और अब वो स्पेस कैप्सूल में होने वाली छोटी वाइब्रेशंस को भी ध्यान से सुनने लगे। और कुछ देर तक के लिए सब कुछ अचानक शांत हो गया। वो नॉक और स्पेसक्राफ्ट में होने वाली दूसरी मिस्टीरियस आवाजें सब एकदम साइलेंट, वापस वैसा जैसा एक स्पेस में घूमते कैप्सूल में होना चाहिए। जिसके बाद यांग को लगने लगा कि शायद उनके द्वारा पहले सुनी गई ये आवाजें और स्पेसक्राफ्ट पर बाहर से हुआ वो नॉक बस उनकी इमेजिनेशन या कोई दिमाग का धोखा था। और क्योंकि वो पहली बार अंतरिक्ष में आए थे, इसलिए उन्होंने अपने दिमाग को ये यकीन भी दिलाने की कोशिश की कि हाँ, शायद उनके दिमाग ने ही ये सब चीजें खुद इमेजिन की होंगी। लेकिन जब यांग ये सोच ही रहे थे, तभी उन्हें अपने स्पेसक्राफ्ट में कोने से आती एक फुसफुसाहट दोबारा सुनाई दी, जिसके तुरंत बाद उन्हें दोबारा स्पेसक्राफ्ट के बाहर से नॉक करने की आवाज आई। और इस बार ये एक नॉक की आवाज नहीं थी, बल्कि लगातार हो रहा था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि इस दौरान स्पेसक्राफ्ट में वो फुसफुसाहट की आवाज भी नॉक की वजह से बढ़ती जा रही थी। इस समय तक यांग काफी डर गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना है, कैसे इस सिचुएशन में रिएक्ट करना है, डरना है या ब्रेव रहना है। ऊपर से वो अंतरिक्ष के बीचों बीच स्पेसक्राफ्ट को खोलकर ये भी नहीं देख सकते थे कि स्पेस में आखिर उनके स्पेसक्राफ्ट पर कौन नॉक कर रहा है। अब यांग सीट बेल्ट के प्रेशर को महसूस करता है। उसका शरीर धीरे धीरे फ्रंट पैनल के पास लीन होता है ताकि वो केबिन के अंदर सोर्स डिटेक्ट कर सके। वो अपनी उंगलियों से कैप्सूल की दीवारों को हल्के से छूता है। उस धातु की ठंडक उसे बताती है कि बाहर टेम्परेचर एक्सट्रीम है। तो जब स्पेस में स्पेसक्राफ्ट सनलाइट में होता है तो टेम्परेचर तेजी से बढ़ता है और शैडो में जाते ही वो रैपिडली ड्रॉप हो जाता है। यही टेम्परेचर वेरिएशन को हजारों किलोमीटर की स्पीड से अर्थ को ऑर्बिट करता ये कैप्सूल भी लगातार झेल रहा था। यानी ऐसी कंडीशन में किसी लिविंग बीइंग का कैप्सूल के बाहर रहकर सरवाइव करना और मजे के लिए नॉक करना, ये सब कुछ इम्पॉसिबल था। एटलीस्ट हम इंसानों के लिए तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यानी जरूर यांग के इस स्पेसक्राफ्ट के बाहर कुछ ऐसा था जो अंतरिक्ष के इस हार्श एनवायरनमेंट को भी झेल सकता था। कोई ऐसी शक्ति या कोई डरावनी शक्ति जिसके लिए अंतरिक्ष का ये एक्सट्रीम नेचर कोई मायने नहीं रखता। और यही बात यांग को और डरा रही थी। लेकिन स्पेसक्राफ्ट में बैठे रहकर इसी डरावनी एहसास को झेलते रहने के बजाय यांग ने फैसला किया कि उसे इस मिस्टीरियस फुसफुसाहट और स्पेसक्राफ्ट पर हो रही नॉक का कारण जानना है। जिसके बाद वो अपनी सीट बेल्ट खोलकर उठा और माइक्रोग्रेविटी में तैरते हुए स्पेसक्राफ्ट के उस कोने की ओर बढ़ा जहां से लगातार ये फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। और एज एक्सपेक्टेड उसके उस कोने के करीब जाते ही वो फुसफुसाहट अचानक बढ़ गई और साथ ही स्पेसक्राफ्ट के बाहर से आ रही नॉक की आवाज भी तुरंत बंद हो गई। यह पल यांग के लिए अजीब था क्योंकि ये सब चीजों को यांग का दिमाग समझ नहीं पा रहा था। फिर भी अब उसने सोचा कि वो देखेगा कि क्या स्पेसक्राफ्ट के बाहर सच में कोई है जो ये सब कर रहा है। और जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था, जब वो धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा और खिड़की के बाहर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। पूरा वैक्यूम, पूरा खालीपन, बाहर कोई नहीं, ना डेब्रीज दिखाई दे रहा था, ना कोई इक्विपमेंट, बस एंडलेस डार्कनेस। बट यांग जानता था और समझ चुका था कि वहाँ कुछ तो है जो उसे उसके स्पेसक्राफ्ट में डराने की कोशिश कर रहा है। और ऑफ कोर्स वो कोई साधारण चीज़ नहीं थी। और यांग ये बात जानता था कि उसका सामना अभी एक डरावनी शक्ति से हो रही है। लेकिन हम सब की तरह यांग इस भूतिया कैप्सूल को छोड़कर बाहर तो भाग नहीं सकता था। मतलब वो जाता कहाँ, बाहर बस अंतरिक्ष था।
जहां उसका मरना तय था। इसलिए उसने फैसला किया कि अब वो ऐसे ही शांत बैठ जाएगा और अपने साथ हो रही इन सारी घटनाओं को ऑब्जर्व करेगा। यांग सीट पर वापस आता है और काम सांस लेने की कोशिश करता है। उसकी ट्रेनिंग में एक लेसन बार बार दोहराया गया था, पैनिक कभी सोल्यूशन नहीं देता। इसलिए वो अपने दिमाग को फोकस मोड में लाता है। उसके सामने रियल टाइम डेटा चल रहा है, एल्टीट्यूड स्टेबल है, ऑर्बिट सही है और कैबिन प्रेशर आइडियल लेवल पर है। काफी समय तक अब दोबारा पूरे स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल में शांति फैल गई, ना कोई डरावनी फुसफुसाहट और ना ही स्पेसक्राफ्ट के बाहर से कोई नॉक, बस अंतरिक्ष की घिरी हुई चुप्पी। लेकिन अब तक यांग को ये बात समझ में आ चुकी थी कि ये चुप्पी सिर्फ एक दिखावा है, शायद कुछ देर के लिए, क्योंकि बाहर और स्पेसक्राफ्ट के अंदर कुछ तो था जो चाहता था कि यांग डर कर या परेशान होकर स्पेसक्राफ्ट का दरवाजा खोले। बस अब यांग इन्हीं के बारे में सोचने लगे, शांत बैठे हुए। क्या वो कोई अदृश्य एलियन है जिसे हमारी आंखें देख नहीं सकती, या फिर सच में कोई भूतिया साया? ये सभी चीजें वो सोच ही रहा था कि इस बार दोबारा फुसफुसाहट शुरू हुई और अब यांग को लगा कि अगले ही पल उसे स्पेसक्राफ्ट के बाहर नॉक की आवाजें आएंगी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस फुसफुसाहट की आवाज के साथ स्पेसक्राफ्ट में एक रेड अलर्ट शो हुआ, जो दिखा रहा था कि यांग का स्पेस कैप्सूल अपनी तय ऑर्बिट से दूर हो रहा है। पर आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि यांग के कैप्सूल में कई थ्रस्टर्स थे। ये लिटरली एक स्पेसक्राफ्ट था जो अपने बूस्टर से लगातार एक परफेक्ट डायरेक्शन को फॉलो कर रहा था। तो अब अचानक ये अपनी डायरेक्शन से कैसे हट रहा था? तभी यांग को उस फुसफुसाहट के साथ वो डरावना रियलाइजेशन हुआ कि ये स्पेसक्राफ्ट अपने आप ऑर्बिट से नहीं हट रहा, कुछ तो है जो उसे उस ऑर्बिट से पुश करके बाहर कर रहा है। शायद वही डरावनी शक्ति जो पहले स्पेसक्राफ्ट के बाहर से नॉक कर रही थी, अब वो स्पेसक्राफ्ट को जानबूझकर ऑर्बिट से बाहर करके यांग को पृथ्वी से दूर ले जाना चाहती है। जिसके बाद यांग तुरंत अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसने जाकर कंट्रोल अपने हाथों में लेते हुए थ्रस्टर्स की पूरी ताकत से स्पेसक्राफ्ट को वापस ऑर्बिट में लाने की कोशिश की, जो कोशिश रंग भी लाई। थोड़ी देर बाद स्पेसक्राफ्ट अपने तय रूट पर आ गया। इस तरह इस अजीब सी डरावनी शक्ति के साथ अंतरिक्ष में पृथ्वी के चक्कर लगाते अब इस चाइनीज एस्ट्रोनॉट यांग को करीब 20 घंटे हो चुके थे और वो जानता था कि उसे बस कुछ देर और किसी तरह से शक्ति से लड़ते रहना है, क्योंकि इसके बाद स्पेसक्राफ्ट अपने आप ऑटोमेटिकली अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते हुए उसे सेफली चाइना में लैंड करा देगा। यांग ने फिर याद किया, लगातार कई अजीब डरावनी आवाजें आई, बाहर से नॉक की आवाजें भी, लेकिन अब यांग ने उन सबको इग्नोर करते हुए केवल शांति से बैठकर टाइम के पूरा होने और ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए स्पेसक्राफ्ट को अर्थ पर वापस ले जाने का इंतजार किया। इस दौरान बाहर से आने वाली नॉक की आवाजें और स्पेसक्राफ्ट के अंदर होने वाली फुसफुसाहट की आवाज और भी तेज हो गई, मानो वे चाहती थी कि वो किसी भी तरह यांग का ध्यान अपनी ओर खींच ले। लेकिन यांग ने अब ठान लिया था कि वो इन सबको पूरी तरह इग्नोर करेगा। शायद इसके जरिए ही वो इस शैतानी ताकत से बच सके, और यांग का ये प्लान काम भी किया। कुछ देर बाद वहां नॉक की आवाज़ और फुसफुसाहट दोनों अचानक बंद हो गई और यांग ने कंप्यूटर्स की ओर देखा तो उसका तय ऑर्बिट टाइम भी पूरा हो चुका था। यानी वो जिस मिशन के लिए अंतरिक्ष में आया था वो कंप्लीट हो गया था। अब उसका स्पेसक्राफ्ट उसे वापस ले जाने के लिए ऑर्बिट को एडजस्ट कर रहा था। नाउ फाइनली इस पूरे 21 घंटे के डरावने अंतरिक्ष वाले सफर को पूरा करने के बाद अब उनकी स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो गया और यांग चाइना की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान उन्हें दोबारा एटमॉस्फेयर में घुसते हुए स्पेसक्राफ्ट के बाहर तेज नॉक की आवाजें सुनी, पर कुछ ही मिनटों बाद उनका स्पेसक्राफ्ट चाइना में जाकर लैंड हो गया और यांग बाहर आए। सभी ने उनका स्वागत किया, लेकिन यांग के चेहरे पर एक अजीब सी क्रिएटिविटी वाली थकावट थी। अब वो इन सवालों का जवाब जानना चाहते थे कि आखिर जब अंतरिक्ष में वो थे तो उनके स्पेसक्राफ्ट पर इस तरह अजीब सी नॉक कौन सी ताकत कर रही थी और क्या इसे हम विज्ञान से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने अब अपने साथ गुजरी सारी घटनाओं के बारे में सीनियर चाइनीज साइंटिस्ट्स को बताया और सब यांग की बातें सुनकर हैरान थे, क्योंकि ऐसा कुछ पहले अंतरिक्ष में किसी और ने महसूस नहीं किया था। और अगर ये सच था तो अब उन्हें भी रहस्यमयी फुसफुसाहट और नॉक के पीछे का राज जानना था।
वैज्ञानिकों ने यांग के साथ मिलकर कई टेस्ट परफॉर्म किए, जिनमें सबसे पहले थियरी ये थी कि स्पेसक्राफ्ट के बाहर और अंदर उन्हें जो नॉक की आवाजें और फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी वो स्पेसक्राफ्ट के अंतरिक्ष के एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन के कारण थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का कारण था। सिंपल शब्दों में बताऊं तो स्पेसक्राफ्ट सिर्फ मेटल नहीं बल्कि कई कॉम्प्लेक्स लेयर से बना होता है। आउटर थर्मल शील्ड, प्रेशर रेजिस्टेंट मेटालिक फ्रेम, इंसुलेशन, माइक्रोग्रेविटी मैकेनिकल जॉइंट्स, इंटरनल लाइफ सपोर्ट शेल, इन सभी लेयर्स का बिहेवियर एक्सट्रीम टेम्परेचर और माइक्रोग्रेविटी में बदल जाता है। सबसे बड़ा बदलाव आता है मेटल की छोर की लंबाई में, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन यानी अपने आकार को बदलने का, जो जब इस एक्सट्रीम टेम्परेचर में बार बार होता है तो मेटल अजीब सी साउंड क्रिएट करता है और शायद यही वो साउंड थे जो एस्ट्रोनॉट यांग ने सुने थे। लेकिन इसके बाद सवाल आता है कि इससे पहले भी कई मिशंस अंतरिक्ष में किए गए हैं, लेकिन आज तक इस तरह का अनुभव किसी और वैज्ञानिक या एस्ट्रोनॉट ने नहीं सुना। तो क्या सच में वो सिर्फ मेटल कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन था या फिर कुछ और था? इसके बाद एक दूसरी थियरी दी गई, साइकोलॉजी की। तो इस थियरी में चाइनीज इंजीनियर ने यह माना कि शायद यांग ने जो अंतरिक्ष में सुना था वो असल में था ही नहीं, बल्कि वो सब उनके दिमाग का खेल था जो अंतरिक्ष के अकेलेपन में उनका दिमाग बना रहा था। यानी स्पेसक्राफ्ट के अंदर और बाहर आने वाली ये डरावनी आवाजें सिर्फ यांग के दिमाग में हो रही थी, असल में नहीं। पर यांग इस बात पर कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने ये आवाजें सुनी हैं और वो मानना ही नहीं चाहते थे कि ये आवाजें बस उनके दिमाग की बनाई हुई थी। कुल मिलाकर चाइनीज इंजीनियर्स और बाकी दुनिया भर के विज्ञान जगत ने इन सब आवाजों को यांग के दिमाग का भ्रम और स्पेसक्राफ्ट के मेटल का थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ही माना। लेकिन सच तो ये था कि आज तक कोई भी उन मिस्टीरियस आवाजों का असली सोर्स नहीं ढूंढ पाया। ये भी नहीं समझ पाया कि उस दिन उनके साथ अंतरिक्ष में क्या हुआ था। आज भी अंतरिक्ष का ये डरावना राज एक मिस्ट्री, एक रहस्य बना हुआ है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, क्या सच में उस दिन चाइनीज एस्ट्रोनॉट यांग ने अंतरिक्ष में किसी शैतानी ताकत या किसी इनविजिबल एलियन के एग्जिस्टेंस को महसूस किया था, या सिर्फ इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों की थ्योरी के मुताबिक ये सिर्फ उनका भ्रम और स्पेसक्राफ्ट का अंतरिक्ष के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन था? आप अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे पार्टी के बारे में जिसे खुद सर स्टीफन हॉकिंग ने रखा था, वो भी ऐसे वैसे आदमियों के लिए नहीं बल्कि टाइम ट्रैवलर्स के लिए। पर क्या इस पार्टी में टाइम ट्रैवलर्स आए थे? जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।